हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि जो बेसिकली जो है कि हमारी फर्म क्लोज कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कि जो फर्म है वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब जितने भी पार्टनर हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम फर्म को बंद करने वाले हैं। बाय नोटिस, या उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई भी पार्टनर अगर नोटिस देगा तो फर्म बंद हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कोई ऐसा टास्क या ऐसा इवेंट हो गया जिस वजह से ये अनलॉफुल हो गया, तब भी डिसोल्यूशन हो सकती है। ऑन द हैपनिंग ऑफ द एन इवेंट, तो ये भी ऐसे ही है कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और बाकी पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तभी डिसॉल्व हो सकती है। एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट को हमारा जो बिजनेस है वो अनलॉफुल लग रहा है तब भी डिसोल्यूशन हो सकती है। तो ये मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो सकती है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। अब डिसॉल्व जो होंगे फर्म की कुछ एसेट्स होंगी, कोई लाइबिलिटीज होंगी, तो फर्म क्या करेगी, अपनी एसेट को रियलाइज करके लाइबिलिटीज को पे आउट करेगी। तो वो कैसे करेगी? एप्लीकेशन ऑफ एसेट, ताकि किसी के बीच में भी झगड़ा ना हो। तो एसेट का जितना कैश रियलाइज होगा उसको यूज कैसे होगा? इन पेइंग अ फर्म डेट्स टू द थर्ड पार्टी, सबसे पहले थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर जो फर्म के हैं, लोन वगैरह, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, थर्ड पार्टीज लोन है, उनको रीपे करना है। उसके बाद इन पेइंग अ पार्टनर्स लोन, और अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया, फर्म के पार्टनर ने कोई लोन दिया, उसके लोन को रीपे करना है। और उसके बाद अगर बच जाता है तो इन पेइंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल जो उन्होंने लगाई थी, जो उनका बैलेंस बन रहा है वो उनको पे करना है। ठीक है, तो ये है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। उसके बाद है अकाउंटिंग ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैंने आपको बोला कि एसेट रियलाइज करनी है और उसको लायबिलिटीज के लिए यूज करना है, तो वो कैसे कैसे यूज करना है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपने। सेकंड आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा। थर्ड आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा। हम पहले जो एडमिशन और रिटायरमेंट किया उसमें बैलेंस शीट बनती थी, यहाँ पे बैंक एंड कैश अकाउंट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये भी बैलेंस हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो नाम से ही क्लियर है कि रियलाइज करना मतलब एसेट को सेल करके कैश लेना और कैश से लायबिलिटीज को पे करना। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखा मैंने 2 एसेट्स। ये जितने भी एसेट बैलेंस शीट में वो एसेट्स आपने ले लेनी है। 2 एसेट्स, 2 गुडविल, 2 इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पे एसेट वर्ड लिखा है। एसेट में क्या क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, व्हीकल्स, बिल रिसीवेबल, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। तो यही एसेट्स मैंने यहाँ पे बता दी आपकी कौन कौन सी एसेट्स हैं। तो ये 2 एसेट वो है, मतलब 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 व्हीकल, 2 बिल रिसीवेबल, 2 गुडविल, 2 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये आपकी एसेट्स कहाँ से उठाएंगे? हमने बैलेंस शीट से लिए हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड से मैंने ये सारी एसेट्स ले ली हैं। यही लेनी है, इसके अलावा नहीं लेनी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो नहीं लेना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो नहीं लेना आपने। एसेट्स से आपने फिक्स एसेट्स और ये जो करंट एसेट ने स्टॉक, डेटर, व्हीकल वगैरह, बिल रिसीवेबल वगैरह ये लेने हैं। हाँ, गुडविल पहले हम एडमिशन और रिटायरमेंट में इसको एडजस्ट करते थे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने गुडविल को भी एज एसेट मान के वैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, गुडविल का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब बारी है लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज में आपने कौन कौन सी लायबिलिटीज लेनी है? क्रेडिटर्स लेने हैं, बिल्स पेबल लेने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेने हैं, बैंक लोन लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है, कैश क्रेडिट लेना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लेने हैं, थर्ड पार्टीज लोन लेना है। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज जो मैंने छोटा सा वर्ड लिखा उसमें ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बैंक लोन, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय कैश क्रेडिट, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जो पार्टनर है, जैसे ABC पार्टनर है, उनका लोन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर उनकी रिलेटिव्स या वाइफ का या हस्बैंड का लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आगे आपकी बाय लायबिलिटीज, ये सारी लायबिलिटीज यहाँ पे कवर होती हैं। इसके अलावा
बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब मैंने यहाँ पे डेटर वर्ड यूज किया तो हमें पता है बैलेंस शीट में डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करके दिया होता है। तो जैसे डेटर आपके मान लो कि 10,000 के हैं तो उसमें से आपको 1,000 का प्रोविजन माइनस करके 9,000 दिया है। तो आपने यहाँ पे पूरा 10,000 लेना, डेटर 10,000 के, प्रोविजन का अलग से अकाउंट 1,000 का शो करना है। यहाँ पे प्रोविजन लेस करके नहीं डालना, 10,000 के डेटर और 1,000 का आपका प्रोविजन यहाँ पे आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी लेंगे। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैसे इसका बड़ा टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू क्लेम, मतलब जितने का क्लेम आपका क्रिएट हो रहा है उतना ही यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी कंपल्सरी पेमेंट में ही आता है। तो ये कुछ स्पेशल थे जो मैंने स्पेशली लिख दिए। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे आना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू क्लेम एंड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये आपकी बैलेंस शीट से, ये कहाँ से मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट से, और ये भी कहाँ से मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट से। ठीक है, अब ये तो एसेट्स और लायबिलिटीज आपने बैलेंस शीट से ले ली, अब इनको रियलाइज करना, मतलब इनको मार्केट में सेल करना है। तो एसेट बाय साइड से रियलाइज होगी और लायबिलिटीज की पेमेंट हम टू साइड से करेंगे। ठीक है, तो एसेट रियलाइज हुई तो क्या लिखना है, बाय बैंक या बाय कैश, मैंने लिखा हुआ एसेट रियलाइज। तो एसेट रियलाइज जो है वो आपकी एडजस्टमेंट में दी होंगी कि कितने की कौन सी एसेट बिकी है, तो आपने एसेट रियलाइज वही लेनी है जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। चाहे यहाँ पे आपने ये सारी की सारी डाली है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में आपको कुछ ही एसेट रियलाइज लिखी है तो आपने वही लिखनी है, अपने आप अपने एसेट को रियलाइज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एसेट की वैल्यू, रियलाइज वैल्यू 0 मानोगे, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे डाला है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग की रिवाइज वैल्यू या रियलाइज वैल्यू नहीं दी तो आप उसको नहीं लिखोगे। इसके अलावा आपकी क्या क्या एसेट रियलाइज हो सकती हैं, यही गुडविल भी रियलाइज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज हो सकती है, इसके अलावा बैड डेट्स रिकवर्ड भी एक्स्ट्रा दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपकी एसेट्स रियलाइज्ड होगी। उसके बाद अगर एसेट रियलाइज्ड होगी, इसके अलावा एक और चीज होती है कि इन्हीं एसेट्स को जो है कोई मतलब हमारे जो पार्टनर है वो भी टेक ओवर कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड करेंगे एसेट टेकन ओवर या एसेट टेकन। ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट की एसेट टू साइड पे लिखी और उनका रियलाइजेशन बाय साइड पे आया, या पार्टनर ने टेक ओवर किया तो बाय साइड पे लिख दिया। अब आते हैं लायबिलिटीज की पेमेंट पे। तो लायबिलिटीज की पेमेंट जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारी टू कैश, क्योंकि यहाँ पे रियलाइज बाय कैश है तो पेमेंट टू कैश आ जाएगी। लायबिलिटीज, अच्छा ये लायबिलिटीज जो होती हैं वो कंपल्सरी पेमेंट होती है कि जितने की आपकी ने यहाँ पे लायबिलिटीज डाली वो पेमेंट कंपल्सरी है, लेकिन कंपल्सरी पेमेंट में सिर्फ ये वाली लायबिलिटीज आती हैं। थर्ड पार्टीज लोन, मतलब क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड थर्ड पार्टी लोन, ये कंपल्सरी पेमेंट होती है। एडजस्टमेंट में लिखा या नहीं लिखा आपने फिर भी इनकी पेमेंट करनी है, लेकिन जो ये वाली है इनकी कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर नहीं है कुछ भी तो नहीं करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं करना, वर्कमैन कंपनसेशन का अगर क्लेम है तो उतना क्लेम आपने यहाँ पे डाल दिया, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी कंपल्सरी पेमेंट में आता है। ये कंपल्सरी पेमेंट होती है तो इनको आपने ऐसे ही पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्म ने रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए हैं फर्म ने तो टू बैंक, अगर यही पार्टनर्स ने पे किए हैं तो पार्टनर्स के लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर जैसे एसेट टेक ओवर की तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटीज टेक ओवर करी तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होनी है। प्रॉफिट है तो टू साइड पे और लॉस है तो बाय साइड पे आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका रियलाइजेशन। बैलेंस शीट से एसेट यहाँ पे उठाई रखी टू साइड पे और उसका सारा रियलाइजेशन टेक ओवर बाय साइड पे करा। इसी तरह लायबिलिटीज बैलेंस शीट की बाय साइड पे आई और उसका सारा पेमेंट टू साइड पे हुआ। बस ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे कंपल्सरी पेमेंट होती है। एसेट में तो कोई ऐसा नहीं होता, जो एडजस्टमेंट में दिया वैसे ही रियलाइजेशन करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज की कंपल्सरी पेमेंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट लाइक अ फर्नीचर, व्हीकल, डेटर, ये सारे एसेट्स हैं, रियलाइजेशन वैल्यू इज 0, तो आपने इसको 0 मानना है। और सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटीज इक्वल टू द बुक वैल्यू, और क्वेश्चन में बताया नहीं कि क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी है, तो आपने इक्वल टू, मतलब अगर यहाँ पे 20,000 के क्रेडिटर्स हैं तो अपने आप आपने यहाँ टू साइड पे भी 20,000 के क्रेडिटर डाल देने हैं। नेक्स्ट है, इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट एंड पेड इन पार्ट और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो नो एंट्री।
अगर किसी क्रेडिटर ने अगर किसी एसेट को टेक ओवर कर लिया है, मतलब उसने कहा कि मुझे कैश ना देके कोई एसेट दे दो, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि हम ये मानते हैं एसेट हमने यहाँ लिख दी, लायबिलिटीज हमने यहाँ पे लिख दी, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो किसी भी क्रेडिटर या थर्ड पार्टी ने अगर कोई एसेट टेक ओवर किया है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती। तो ये हुआ आपका रियलाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो सभी पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ अकाउंट, हाँ यहाँ पे ओल्ड रेशो मैंने वर्ड लिखा है, यहाँ पे जो आपकी रेशो है उसका कोई दिक्कत नहीं है, न्यू सैक्रिफाइस गेनिंग कुछ नहीं ढूंढना, जो एक रेशो दी है उसी रेशो से आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है। सबसे पहले आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, जर्नल रिजर्व क्योंकि यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं आया, मतलब रियलाइजेशन में नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आया तो बाय रियलाइजेशन का गेन, और अगर कोई लायबिलिटीज टेक ओवर करी है तो बाय रियलाइजेशन। तो आप देख सकते हो जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल वर्ड लिखा वो यहाँ पे बाय साइड पे आ गया 2 वाले, और ऑब्वियसली 2 वाले रियलाइजेशन के बाय साइड पे आए तो रियलाइजेशन की बाय साइड वाले 2 साइड पे आएंगे। कौन से है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर एसेट टेक ओवर करिए और रियलाइजेशन का लॉस हुआ तो ये रियलाइजेशन का लॉस है तो 2 साइड पे, रियलाइजेशन में एसेट टेक ओवर हुई है तो 2 साइड पे। ठीक है, इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर क्रेडिट बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो 2 साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट वैसा ही है, बस गुडविल का कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे टेक ओवर एसेट जो होती है टेक ओवर होती है तो वो एक्स्ट्रा डालेंगे। ठीक है, तो इससे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे टू बैंक या कैश। तो बैलेंसिंग फिर मतलब अब उनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो कैश या बैंक आएगा। तो लास्ट आपका थर्ड कॉन्सेप्ट था कि आपका बैंक या कैश अकाउंट बनना है, तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश है बैंक है दोनों ही डाल देने यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हो रियलाइजेशन में एक बाय बैंक लिखा है, एक टू बैंक लिखा है। तो अगर रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा है, टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज के लिए, ये सारा टोटल आपने यहाँ पे एसेट साइड पे डाल, सॉरी बैंक में 2 साइड पे डाल देने जितनी भी एसेट रियलाइज हुई हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज पे हुई हैं उसको आपने बाय रियलाइजेशन करके लायबिलिटीज पे लिख दिया, मतलब आपका रियलाइजेशन अकाउंट सही बना तो ये बैंक अकाउंट भी सही बन जाएंगे। उसके अलावा मैंने एक और बार बैंक वर्ड यूज करा है या कैश वर्ड यूज करा क्योंकि एक्सपेंस पेड बाय द फर्म था तो वो रियलाइजेशन आया। इसके अलावा एक चीज रहेगी यहाँ पे कि हमें अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो कैपिटल अकाउंट में आएगा 2 साइड पे, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वो बैंक अकाउंट में आएगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट आएगा, और यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो यहाँ से आपका ये ट्रांसफर होके आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर बैंक या कैश, इसको बोलते हैं फाइनल पेमेंट। तो ये आपका दोनों साइड से मैच हो जाएगा, यहाँ पे सेम अमाउंट आएगी, यहाँ दोनों साइड पे सेम, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो ये था डिजिटलाइजेशन का आपका मेन कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। थोड़ा सा हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट समझना है और कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है, सारे इसी मेथड से होने वाले हैं। तो आप जरा ध्यान से देख लेना कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनना है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होना है, बैंक एंड कैश अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांसफर होनी है एंट्रीज। तो यही था आपका डिजिटलाइजेशन का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े से और रियलाइजेशन के एक्सपेंस वगैरह या जो रियलाइजेशन की हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।